न्यूज़ पर व्यूज़ में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी से। नाम है इंडीक्यूब स्पेसेस। और अगर आपने नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी का आईपीओ आज ही से खुला है बाजार में। 225 से 237 रुपये का प्राइस बैंड है। आज इशू खुला है, 25 जुलाई को होगा बंद, यानी कि परसों। आप 63 शेयरों की लॉट साइज में अप्लाई कर सकते हैं। 700 करोड़ की टोटल इशू साइज है, जिसमें से 50 करोड़ तो ऑफर फॉर सेल है, लेकिन बाकी 650 करोड़ का फ्रेश इशू है। ये पैसा जाएगा कंपनी के पास। इसका भी इस्तेमाल कैसे होगा समझेंगे। 5000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप होता है इस कंपनी का, वैल्यूएशन होता है इस आईपीओ प्राइस बैंड पर। आइए इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं। वर्क स्पेस सोल्यूशन देने का कंपनी करती है कारोबार। 2015 में हुई थी शुरुआत और 15 से ज़्यादा शेयरों में कंपनी की प्रेजेंस है। बाकी डिटेल में हम मैनेजमेंट से समझेंगे बिजनेस मॉडल के बारे में, जो कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। कंपनी के को फाउंडर, चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CEO ऋषि दास साहब हमारे साथ कार्यक्रम में है। सर ने रुड़की यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। कोवर्किंग स्पेस इंडस्ट्री में 9 साल से ज़्यादा का सर का अनुभव भी है। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू अनिल जी। सबसे पहले सर समझाएं, वैसे तो आपके नाम से समझ में आता है कि इंडीक्यूब स्पेसेस कुछ स्पेस कोवर्क स्टेशन वगैरह देने का कंपनी कारोबार करती है, राइट? क्या बिजनेस मॉडल है आपका, जरा समझाइए। सर हमारा बिजनेस मॉडल मैनेज्ड ऑफिस स्पेस का है। हम लोग प्रॉपर्टीज लॉन्ग लीज पे लेते हैं और उसके बाद में उसके अंदर सारी एमिनिटीज़ डेवलप करते हैं। कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, जिम, क्रैश, ये सारी एमिनिटीज़ डेवलप करके मल्टीपल कंपनीज़ को ये ऑफिसेज प्रोवाइड करते हैं। और हमारे कस्टमर्स में छोटी कंपनीज़ भी हैं और लार्ज स्टे कंपनीज़ भी हैं, जो टिपिकली 3 से 5 साल के लिए ऑफिसेज देती हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज भी लेती हैं। तो इस तरह से इन लोगों को पैन इंडिया बेसिस पे ऑफिस स्पेसेस अवेलेबल कराते हैं। और इनकी जितनी और रिक्वायरमेंट्स है, जैसे इनको ऑफिस में फूड चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, इस तरह की सुविधाएं भी हम लोग उनको अवेलेबल कराते हैं। IT इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो आप जनरली डेवलपर्स या बिल्डर से एक साथ आप कमर्शियल जो भी स्पेस है वो ले लेंगे। आप भी रेंट पे लेते हैं, आप खरीदते नहीं? सारी प्रॉपर्टीज रेंट पे लेते हैं। तो आपको कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना। हमारा उस तरह से वो लेने के बाद आप छोटे छोटे टुकड़ों में दूसरों को आप लीज कर देते हैं। तो उसमें क्या है सर, जैसे जो कॉमन चीज़ें हो गई, आपका रिसेप्शन हो गया या UPS रूम हो गया या आपके बोर्ड रूम्स, मीटिंग रूम्स हो गए, ट्रेनिंग रूम्स हो गए, ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। और इसके बाद में कंपनीज़ को ऑफिसेज देते हैं। और क्योंकि हमारे कस्टमर ज़्यादातर बड़े स्पेसेस देते हैं, 300 से ज़्यादा सीट वाला एरिया करीब 63% है, तो वो सारी कंपनी अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कराती हैं, क्योंकि उनको अपने हिसाब से अपने तरह का लोगो चाहिए, कलर चाहिए, वो चीज़ें चाहिए। किसी को फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी चाहिए, किसी को नॉर्मल चाय के साथ समोसा चाहिए। वो सारे बेनिफिट्स का हम लोग ख्याल रखते हैं। तो हम लोग उसके हिसाब से पर्सनलाइज करते हैं स्पेसेस को, जैसा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। आप ऑफिस में जो लोग आ रहे हैं उनको बारातियों वाली फीलिंग देते हैं? वही हो रहा है आजकल सर। कोविड के बाद ये हो गया है कि कंपनीज चाहती हैं लोग वापस आए, एम्प्लॉयज़ नहीं चाहते वापस आए। तो कंपनी, और स्पेशली IT सेक्टर में और स्टार्टअप में तो और ज़्यादा ये समस्या है। तो कंपनीज आज पूछ रही हैं कि हम और क्या कर सकते हैं उनको ऑफिस वापस लाने के लिए। भगवान। तो मुझे कभी लगता है एक जनरेशन जल्दी पैदा हो गया, इस जनरेशन में आए होते तो नौकरी करने का मजा अलग ही होता है। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और सर, ऋषि सर आपसे जानना चाहता हूँ। मैं तीसरी कंपनी जिससे मुलाकात कर रहा हूँ इसी स्पेस में, ऑफिस से मुलाकात की थी अभी। स्मार्ट वर्क्स का भी IPO आया था। आप तीनों ही IT बैकग्राउंड से IITians हैं, ये तो क्या कुछ खास वजह है कि सारे IITians इस बिजनेस में घुस रहे हैं, या ये बिजनेस IITians के पास क्यों? सर ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि IIT फिनोमेना बहुत हमारे देश में ओवर हाइप्ड है। अच्छा, ऐसा? आप देखें तो ऐसी बहुत सारी अच्छी स्टार्टअप्स हैं जो लोगों ने करी है। आई थिंक इसमें हुआ ये है कि जो लोग IT इंडस्ट्री से ज़्यादा जुड़े रहे हैं उनको इसकी अच्छी समझ रही है, और उन्होंने वो बदलाव देखा है कि जो, देखिए हमारी जनरेशन अगर देखें तो हम लोग वहाँ गए जहाँ वर्क था, आज वर्क वहाँ जा रहा है जहाँ लोग हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसीलिए आप देखिए जो Tier 2 सिटीज़ हैं, चाहे लखनऊ हो चाहे कोयम्बटूर हो, इन सारी जगहों पे जॉब्स जा रहे हैं। और जो हमारे कस्टमर ज़्यादातर, क्योंकि IT इंडस्ट्री स्टार्टअप से रिलेटेड है, तो वहाँ पे कस्टमर तो उनके ऑफिस पे कभी आता नहीं है। करेक्ट। तो उनका जो हीरो ऑफ द स्टोरी है वो एम्प्लॉई है, कि एम्प्लॉय की ज़िंदगी या एक्सपीरियंस कैसे और बेहतर किया जा सकता है, उस पर सारा फोकस है। जैसे आप ये सोचिए कि अगर आप अपने ऑफिस में ज़्यादा विमेन स्टाफ चाहते हैं और अगर आप ट्रांसपोर्ट ना प्रोवाइड करें, तो जो विमेन है वो 5 किलोमीटर रेडियस से ही आपके जॉब में आएंगी। लेकिन हम जैसे बैंगलोर में सिटी वाइड ट्रांसपोर्ट देते हैं, तो उससे क्या होता है कि 15 किलोमीटर रेडियस तक के लोग भी काम करने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जो B2B और जो B2C सर्विसेज हैं वो सारी दी जाएं। और हुआ ये है कि जैसे आप होटल्स में देखिए, आज से 20-25 साल पहले हर बिजनेसमैन ये सोचता था वो होटल बना के चला सकता है।
तो होटल्स में वो डीकपलिंग हो गई, जहाँ पे ऑपरेटर्स और ओनर्स अलग अलग हो गए। कमर्शियल रियल एस्टेट में वो डीकपलिंग अब हो रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक क्लास ओनर अलग है और पूरा स्पेस चलाने वाला अलग है। एक क्लास ऑफ ऑपरेटर्स क्रिएट हो रहा है इस स्पेस के अंदर। पहले मैं जो समझता था कि भाई आप कोवर्क स्पेस मतलब ठीक है, आपने एक बड़ी बिल्डिंग किराए पे ले ली, सबको छोटे छोटे ऑफिस बांट दिए कॉमन, लेकिन अब उसमें सारी चीज़ें उनकी फर्नीचर फिक्सचर से फिटिंग से लेके उनकी ब्रांडिंग से लेके पेंट्री, खाने पीने का, क्रेश, जिम, सब हर चीज़ आप ही मैनेज करते हैं। सारी चीज़ ऐसे आप देखिए, मैं तो मोबाइल का एग्जांपल देता हूँ। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन लेयर होती है। आज जमाना सारा एप्लीकेशन लेयर पे चल रहा है। राइट। तो उसी तरह से ऑफिस स्पेस में अगर आप देखिए तो बिल्डिंग हार्डवेयर हो गई, सॉफ्टवेयर आपके इंटीरियर्स हो गए, लेकिन जो उसके ऊपर दुनिया भर की सर्विसेज हैं वो सारी एप्लीकेशन लेयर हो गई। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। और दूसरा क्या हो रहा है कि कस्टमर, जैसे मान लीजिए लखनऊ में आपका ऑफिस है, आज आपके 200 एम्प्लॉई हो, तो आप वहाँ पे 10 रुपया कप के हिसाब से चाय नहीं खरीदना चाहते। आप बोलते हैं पर एम्प्लॉय 500 रुपये दे दूंगा, लाख रुपए मैंने दे दिया, अब आप एज अ वेंडर देखो कि चाय कितनी पी जा रही है, क्या की जा रही है। अच्छा। तो आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल्स आ रहे हैं। तो अगर मैं बॉम्बे में बैठा CFO हूँ और मेरे 100 ब्रांच ऑफिस हैं, तो मैं क्यों देखूं कि 6 बजे के बाद बिजली कहाँ कहाँ बंद हुई है। मैंने अगर पर सीट अपने पर एम्प्लॉय पैसा दे दिया, तो लेट द ऑपरेटर मैनेज द होल कॉस्ट। तो ये चीज़ एक आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल आता जा रहा है और ऑन डिमांड सोल्यूशंस आते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का ये फ़ायदा है। देखो, हम तो ज़िंदगी में सोच रहे थे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एप्स प्रॉपर्टी में भी ये हो सकता है। इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं, बाकी सब ठीक है, मैं आपके पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स भी देख रहा था। 580 करोड़ से आपकी रेवेन्यू बढ़कर 1060 करोड़ पहुंची है। एबिटा लेवल पे भी 250 करोड़, 237 करोड़ से 616 करोड़, अच्छी बढ़त हुई, मार्जिन बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी नुकसान में, लॉस में, क्यों? तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि जब एबिटा हम बोलते हैं 58% है, उसके बाद लॉस आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? तो एबिटा इसलिए हाई है क्योंकि जो हमारा करंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और उसमें जितना रेंट हम लोग अपने लैंडलॉर्ड्स को पे करते हैं वो एबिटा में कैलकुलेट नहीं होता है। ओके। वो एबिटा के नीचे आके बैठता है। अच्छा। तो उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। अब जब उसको कैपिटलाइज कर देते हैं तो उसके ऊपर वो राइट ऑफ यूज़ के हिसाब से डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर आप 2025 का देखेंगे तो रफली हमारा जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जो राइट ऑफ यूज़ की वजह से कैलकुलेट हुआ है वो 690 करोड़ का है, और जबकि एक्चुअल रेंट हमने जो कैश में लैंडलॉर्ड को पे किया है वो 502 करोड़ का है। अच्छा। तो 188 करोड़ समझिए एक तरह से एक्स्ट्रा कॉस्ट उसके अंदर दिखाई दे रही है। इसीलिए इतने हाई एबिटा के बावजूद भी आपको पीबीटी में लॉस दिखाई दे रहा है। तो इसको एक और तरीका देखने का ये है कि आप एबिटा में से एक्चुअल रेंट माइनस कर दीजिए। ओके। तो वो एक तरह का आपको कैश एबिट दे देता है। तो कैश एबिट अगर आप देखेंगे तो कंपनी का हेल्दी है, और कंपनी ने सिर्फ 325 करोड़ रुपया आज तक इक्विटी में रेस किया है। और हमारा OFS भी आप देखिए सिर्फ 50 करोड़ का है। ज़्यादातर सारा बिजनेस में जा रहा है। प्लस हमारे जो एग्जिस्टिंग एक ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वेस्टब्रिज कैपिटल, वो कोई भी डाइल्यूशन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम चाहते थे कुछ डाइल्यूट कर दे तो साइज बड़ा हो जाएगा IPO का, उन्होंने कोई डाइल्यूशन नहीं किया। वो बोर्ड पे भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हमारी क्रिसिल A+ रेटिंग है। प्लस लास्ट के 3 सालों में देखेंगे हमने IGAP से इंड एस से मूव किया था 2023 में। तो उस साल का अगर दोनों नंबर हैं, इंड एस और IGAP के हैं, IGAP के हिसाब से हमारा 20 करोड़ का PBT है। 3 साल पहले ही था। 3 साल पहले ही था, और 24 और 25 में भी हमने इनकम टैक्स पे किया है। अच्छा जी। आप एक तरफ कह रहे हैं कि नेट लेवल पे लॉस दिखा रहे हैं जैसे 140 करोड़ का, लेकिन उसके बावजूद आप टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे करेंगे। इनकम टैक्स का जो स्टैंडर्ड है, जिस तरह से वो अकाउंटिंग करते हैं कंप्यूटेशन, वो अलग है। तो इसके चलते उस अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से हम लास्ट के 2 साल से टैक्स दे रहे हैं और 3 साल से PBT है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, बट ऋषि सर, इवेंचुअली भले चलिए अभी आपको ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है, उस हिसाब से आपका नेट लेवल पे लॉस आ रहा है, लेकिन इवेंचुअली ये तो रिवर्स होकर बाद में प्रॉफिट आने वाले सालों में बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, राइट? तो आने वाले सालों में फिर प्रॉफिटेबिलिटी एकदम ज़्यादा दिखना। ये कब से कितना समय लगेगा? तो ये अनिल सर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की लीज कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी आपकी, मान लीजिए आपकी लीज 5 साल की है, तो ये पीरियड बहुत जल्दी आ जाएगा। बट अगर आपकी लीज 20 साल की है तो ये टाइम लेगा। प्लस आपके एस्केलेशन कैसे हो रहे हैं रेंट्स के। अगर एक गिवन प्रॉपर्टी के लिए देखिए, अगर 15 साल की लीज है तो 8th 9th ईयर में आके ये चीज टर्न करती है। आप ऑन एन एवरेज कितने साल की करते हैं? तो हमारी लीजेस टिपिकली 10 से 20 साल की होती है, एवरेज 15 साल की लीज होती है। लाइक होटल्स तो लॉन्ग स्टे रहता है, उसकी वजह से हम लोग एसेट को ठीक से यूज कर पाते हैं। और ये तो 10 साल मतलब आपकी, जैसे आपने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज किया 3 साल पहले,
तो 5-7 साल और आपके इस तरीके दिख सकते हैं, लेकिन 7-8 साल बाद मोटा मोटी ये मान लें कि बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि ग्रोथ जो है ऑब्वियसली एक और फंक्शन ये है कि हम कितना ऐड करते हैं। जितना ज़्यादा हम ऐड करेंगे उतना डिले होगा, क्योंकि नई प्रॉपर्टीज उसी तरह से उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इम्पैक्ट करेंगी हमको, बट इसमें कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके ये चीज़ टर्न करेगी। और ये 700 करोड़ कहाँ यूज़ होंगे सर, जो आप आईपीओ से जुटा रहे हैं? इसमें से 650 करोड़ प्राइमरी है, 650 में से करीब 460 करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, ग्रोथ के लिए जाएगा, और बाकी इसमें से 93 करोड़ का हम लोग डेट रीपेमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमारा टोटल डेट 332 करोड़ का है, जिसमें से ये लो कॉस्ट डेट है। हमारा डेट वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक और एक लार्ज प्राइवेट बैंक से है, तो 93 करोड़ रीपेमेंट होगा और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में जाएगा। ये 332 करोड़ में हमारा 30 करोड़ डेट सोलर प्लांट के लिए है। हमने 20 मेगावाट का एक सोलर प्लांट भी लगाया है। अच्छा। इससे और उसमें से 12 मेगावाट चालू हो गया है और बाकी 8 मेगावाट कुछ महीनों में चालू हो जाएगा। तो इससे हमारी बेंगलोर की जो हमारा सबसे बड़ा एरिया है उसमें ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग्स जो है वो ग्रीन पावर पे मूव हो जाएंगी। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, तो इसके बाद डेट कुछ बचेगा या जीरो हो जाएगा? डेट रहेगा। कितना रहेगा? डेट इसमें हमारा रहेगा करीब 240 करोड़ का डेट रहेगा। ओके। अच्छा, एक चीज़ और मैं देख रहा था, इक्विटी और लायबिलिटीज में जो आपकी इक्विटी, नेट इक्विटी आपकी 31 करोड़ नेगेटिव दिखा रहा है, इसका क्या वजह है, क्या रीज़न है? इसका भी वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से जो आप नेटवर्थ नेगेटिव देख रहे हैं वो इसी वजह से आ रहा है। ओके, ठीक है। अब ये बताएं कि सर ज़्यादातर आपका बिजनेस जो मैं देख रहा हूँ वो मैक्सिमम बेंगलोर में है, राइट? तो क्या इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस, डिपेंडेंस जो आपकी है बेंगलोर, 90% रेवेन्यू आपका बेंगलोर, चेन्नई, पुणे से आ रहा है, तो क्या आगे चलते क्या प्लानिंग, यही स्पेशलाइज एरिया रख के यहीं ज़्यादा काम करना है या आगे दूसरी जगह भी? तो एक चीज़ मैं बेंगलोर के बारे में बोलूँगा कि इंडिया में अगर आप CBRE का डेटा देखें तो जो 70 मिलियन स्क्वायर फीट करीब एब्जॉर्ब हुआ है लास्ट ईयर, उसमें से 30% बेंगलोर का शेयर है। करेक्ट। और बेंगलोर का शेयर लास्ट के 10-15 सालों में आप देखेंगे वो 30% के आसपास ही रहा है। तो बेंगलोर एशिया पैसिफिक में इंक्लूडिंग चाइनीज सिटीज़ सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट एब्जॉर्ब करता है। तो एक तो ये चीज़ है कि मतलब कहते हैं चाइना या अमेरिका जो किसी धंधे का सबसे बड़ा पार्ट है, तो बेंगलोर इस बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट है। बेंगलोर में टोटल 28 मिलियन स्क्वायर फीट मैनेज्ड ऑफिस स्पेस है, इसमें से हमारा करीब 5.4 मिलियन है, तो हमारे पास 20% मार्केट शेयर है बेंगलोर में। तो इस बिजनेस में जैसे आपने ट्रेडिशनल रियल एस्टेट में देखा हो कि हर सिटी में 2-3 बड़े डेवलपर होते हैं, उसी तरह से मैनेज्ड ऑफिस में भी आप देखेंगे डोमिनेंस इमर्ज हो रही है। ओके। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, कितनी और ऐसी कैपेसिटी जो आपकी पाइपलाइन में है, जी, जो आपने DRHP में बताया कि नई और कितनी सीट्स आप जोड़ रहे हैं, कब तक? तो हमारा अभी जो एरिया ऑपरेशनल है वो 6.3 मिलियन स्क्वायर फीट है। ओके। और जो एरिया हमने साइन किया हुआ है वो 8.4 मिलियन स्क्वायर फीट है। 6.3, ओके, 8.4। और ये जो 8.4 है इसके ऊपर सिक्योरिटी डिपॉजिट पार्ट पेमेंट्स हो चुके हैं, तो ये 2.1 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया जो है वो 6 से 18 महीने में ऐड हो जाएगा। यानी कि लगभग आपकी अभी जो कैपेसिटी 1/3 और ऐड होगी। 1/3 एरिया हमारा और ऐड होगा ओके, ओवर नेक्स्ट 6 to 18 मंथ्स। और उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली थोड़ा कम ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट और साथ में नई ग्रोथ भी होगी। परफेक्ट। ऋषि सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपनी कंपनी के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में, IPO के बारे में आपने जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। IPO आज ही खुला है, राइट? जी, बिल्कुल। और आपके IPO के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स आप। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।